नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 की हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। आज हम इसको 2 पार्ट में पढ़ें क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है, तो आपको पढ़ने में आसानी रहे, इसलिए हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? चित्र बास्तिल का ध्वंस। बास्तिल ध्वंस के बाद चित्रकारों ने इस घटना की याद में कई चित्र बनाए। ये देखो, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्य होने के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 16 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिवरे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालय को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेस में बटा हुआ था और केवल तीसरे एस्टेस के लोग जनसाधारण ही कर अदा कर, 3 में से एक ही जो साधारण थे वो ही कर दे रहे थे। वर्गों में विभाजित फ्रांस समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो एस्टेट्स के कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म से प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के
निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। ये बता रहे हैं कि क्रांति किस तरह से क्रांति कैसे हुई, ये इससे पहले की कहानी बता रहे हैं। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद धार्मिक कर, टाइद को क्या कहा, धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल था प्रत्यक्ष कर और टाइल था धार्मिक कर, और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर भी लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। नए शब्द, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समय। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर या कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। बेचारा गरीब अनाज फल पैसा सलाद सब कुछ लाता है। मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नज़र देखता तक नहीं। ये देखो कैसे इसको दे रहा है, लेकिन इसको संतुष्टि नहीं है कि ऐसा ही घूरा है जैसे आप इतना ही क्यों लेके आए हो, लेकिन ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। ये देखो कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। मकड़ा चूसता है और मकड़ा खाता है और किसान चूसता है, मतलब किसान को चूसता है मकड़ा। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। ये देखो कितना दे रहा है किसान, फिर भी हाथ में पोटली ले रखा है, हाथ में फ्रूट सब्जी ले रखा है, नीचे अनाज रखा है, उसके बावजूद उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। चित्र 3 मकड़ा और मक्खी एक अनाम उत्कीर्ण चित्र। जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बेहतर होती जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। नए शब्द, जीविका संकट ऐसी चरम स्थिति अब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं है। जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है? जीविका संकट का चक्कर। नेक्स्ट है, उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट्स के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार, ऊनी तथा रेशमी उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज में समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा एवं वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यह सभी पढ़े लिखे थे और उनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में। किसने कहा था? लॉक ने।
राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्तेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। किसने? मॉन्तेस्क्यू ने। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउस ऑफ सेलोन की गोष्ठियों में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों या अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। क्रांति की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 1614 में। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने कतारों में बैठाए गए। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। एक ही लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उसका नेतृत्व मिराबो और आबे सीए ने किया था। किसने? मिराबो और आबे सीए ने। मिराबो का जन्म कुलीन वर्ग परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्फलेट लिखी। चित्र 5 टेनिस कोर्ट में शपथ।
एक विशाल पेंटिंग के लिए जाक लुई डेविड द्वारा बनाया गया शुरुआती रेखांकन। यह तस्वीर नेशनल असेंबली में लगाई जानी थी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर दावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर दावा बोलकर उसे नेस्त नाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव पर यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठे तो लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16 ने अंततः असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करो कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पात्र वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ आ गई। चित्र 6 भय की लहर का प्रसार। मानचित्र से पता चलता है कि किस तरह किसानों के जत्थे एक जगह से दूसरी जगह फैलते चले गए। ग्रीन कलर है भय की लहर से अप्रभावित इलाके और ब्राउन कलर है 1789 की शुरुआत में विद्रोह वाले क्षेत्र। ठीक है, और ये डॉट वाला है प्रमुख भगदड़ के बाहरी हिस्से और ये ट्रायंगल है भय की लहर का विस्तार। ये देखो, ये मैप है नीदरलैंड्स का। नेक्स्ट है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे काम करती थी। ये देखो, न्यायपालिका, न्यायाधीश, वोट, फिर कार्यपालिका, सम्राट, मंत्री, विधायिका किसके नियंत्रण में? सम्राट के। नेशनल असेंबली 745 सदस्य, मंत्री के नियंत्रण में विधायिका। वोट निर्वाचक 50,000 पुरुष। सक्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग। निष्क्रिय नागरिक मताधिकार प्राप्त नहीं, लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों में 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। चित्र 7 है 1791 के संविधान के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों का मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। जो बचा है उसको जल्दी मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ हम ट्यूशन आंसर भी सोल्व करेंगे। तो थैंक यू।